आप लोगों का AB यूथ क्लासेज परिवार में स्वागत है। हम लोग भारतीय भूगोल के अंतर्गत पढ़ रहे थे भारत की नदियाँ, जिसमें हमने मैप की सहायता से आपको कौन सी नदी कहाँ से निकलती है एक आपको डायग्राम खींचकर सब चीज़ें क्लियर कर दी थी। फिर उसके बाद हमने भारतीय नदियों से के ऊपर वन लाइनर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें पहला पार्ट हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से दिया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे भाग 2, ठीक है ना। मतलब भारत की नदियों के ऊपर जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। जहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा वो सब चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। तो भारतीय भूगोल के अंतर्गत भारत की नदियाँ वन लाइनर 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसका आज हम लोग देखेंगे भाग 2। ठीक, चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट है वैनगंगा व पैनगंगा सहायक नदियां हैं। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। वैनगंगा व पैनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। प्रश्न यह इसलिए पूछा जाता है क्योंकि गंगा की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो गंगा मार देते हैं, लेकिन दक्षिण गंगा गोदावरी को भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे वैनगंगा व पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी की। अगला पॉइंट, यह अच्छा प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो उत्तर होगा गोदावरी, ठीक है। अगर बस पूछेगा भारत में सबसे लंबी नदी प्रवाहित होने वाली तो गंगा। अगला पॉइंट है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? ये भी अच्छा प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? एक हमने अगले में पॉइंट बताया था, कोसी नदी नेपाल से निकलती है, ठीक है ना। गंडक नदी भी नेपाल से निकलती है, लेकिन भारत और नेपाल के बीच जो सीमा बनाती है वो नदी कौन सी है? काली नदी। अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो आपका दिमाग अगर ये प्रश्न पूछेगा तो आप गंडक की तरफ जाएंगे या कोसी की तरफ जाएंगे, लेकिन उत्तर क्या होगा? काली नदी। इसे काली गंगा के भी नाम से इसको काली नदी को काली गंगा नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है सिंधु जल समझौता कब हुआ था? बताया था हमने, विस्तृत चर्चा किया था। यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए। प्रश्न बनता है पहला इस पर, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में। दूसरा प्रश्न बनता है कि सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक और प्रश्न बनता है कि सिंधु जल समझौता किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो विश्व बैंक की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। एक प्रश्न और बन सकता है कि सिंधु समझौता जब हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हीराकुंड बांध पूछता है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? लंबा, तो उत्तर होता है हीराकुंड बांध। और यह किस नदी पर है? महानदी पर। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक। अब देखिए एक और प्रश्न है भांखड़ा नांगल बांध, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज और, ये सबसे लंबा बांध है और यह ऊंचा बांध है। अब थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं, कहीं कहीं सबसे ऊंचा बांध भांखड़ा नांगल बांध मिलता है और कहीं कहीं सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध आपको देखने को मिलता है, ठीक। देखिए दोनों ही बांध अपने आप में ऊंचे हैं। यह अलग प्रकार का बांध है, यह अलग प्रकार का बांध है। बांध कभी हम विस्तृत से पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। बांध कई प्रकार के होते हैं, तो यह दोनों अपने आप में सबसे ऊंचे हैं। लेकिन ऑप्शन के तरफ आप जाएंगे, अगर प्रश्न में यह दिख रहा है तो इसको मारेंगे, यह दिख रहा है तो इसको मारेंगे, दोनों एक साथ नहीं आता है, ठीक। समझ गए ऊंचा कौन है? तो दोनों ऊंचा है अपने आप में, क्वालिटी के आधार पर अपने आप में दोनों ऊंचे हैं। तो भारत का सबसे बड़ा ऊंचा बांध भांखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। कभी कभी ये भी पूछता है भांखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर, ठीक है। और यह किस राज्य में स्थित है? पंजाब राज्य में। चलिए एक और प्रश्न है मंदाकिनी एवं अलकनंदा का संगम स्थान कहाँ पर है? तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ पर मिलती हैं उस स्थान का नाम है रुद्रप्रयाग। हमने उस चैप्टर में आपको जितने भी हिंदू धर्म में पंच प्रयाग हैं उसके बारे में बताया था, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा उन चीज़ों में। अगला है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है। और यह किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न एक आता है गंगा तट। देखिए गंगा काफी महत्वपूर्ण नदी है, तो इस पर एक प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के किनारे स्थित है या कौन सा शहर गंगा के किनारे नहीं स्थित है?
तो लगभग प्रश्न यही बनता है गंगा के किनारे कौन सा शहर नहीं स्थित है। तो देखिए कानपुर गंगा के किनारे स्थित है, वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है, पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। एक यह हमेशा कंफ्यूज होता है, दिल्ली गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक, याद रखना है कानपुर, वाराणसी, पटना, प्रयागराज ये सभी क्या है, गंगा के किनारे स्थित हैं। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली को बार बार पूछा जाता है क्या गंगा किनारे हैं, तो नहीं है। ठीक है ना। एक प्रश्न और बनता है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लोग कंफ्यूज होकर गंगा की तरफ चले जाते हैं, लेकिन लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, देखिए भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है, तो उत्तर होगा हुगली नदी पर। ठीक है ना। और हुगली नदी के किनारे कौन सा महत्वपूर्ण शहर बसा हुआ है, तो कोलकाता बसा हुआ है। ठीक है, इतने पॉइंट को आप समझ जाइए। अगला देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, केन, बेतवा, चंबल किसकी सहायक नदियां हैं। ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि केन, बेतवा, चंबल किसकी सहायक नदियां हैं, तो यमुना नदी की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है। और यमुना के बारे में मैंने बताया था, यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। और किस नदी की है, गंगा नदी की। तो केन, बेतवा, चंबल यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। याद कर सकते हैं KBC, कौन बनेगा करोड़पति, देखते हैं उसी से याद कर सकते हैं। KBC, केन, बेतवा और चंबल। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए, पंजाब के निर्माण में मुख्य नदी कौन सी है। एक प्रश्न बनता है कि पंजाब शहर के निर्माण में सबसे मुख्य नदी कौन सी है, तो उत्तर होगा सिंधु नदी। ठीक है। अगला देखिए, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। क्षिप्रा नदी इसलिए हो जाती है कि जो भारत में 4 जगह कुंभ लगते हैं, उसमें से एक कुंभ क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। तो क्षिप्रा नदी से यह प्रश्न बनता है कि क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला देखिए पॉइंट, सबरीमाला वार्षिक तीर्थ यात्रा। देखिए सबरीमाला वार्षिक तीर्थ यात्रा ये काफी प्रसिद्ध एक मेला लगता है, उसमें यात्रा निकाली जाती है। तो यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, देखिए सबरीमाला वार्षिक तीर्थ यात्रा जो है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न नदी से संबंधित पॉइंट हम पढ़े तो यह पढ़ना है, पूछता है कि सबरीमाला वार्षिक तीर्थ यात्रा किस नदी के किनारे मनाई जाती है। तो यह केरल में एक नदी है पेरियार, ठीक है ना, तमिलनाडु से निकलती है, केरल होते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, तो याद रखना है सबरीमाला वार्षिक तीर्थ यात्रा किस राज्य में, केरल में, किस नदी के किनारे, पेरियार नदी के किनारे। पेरियार नदी के बारे में याद रखेंगे, इसका उद्गम स्थान पश्चिमी घाट से होता है और यह फिर अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है। अगला देखिए गोमती नदी से संबंधित पॉइंट को पढ़ लीजिए। गोमती नदी क्या है, हम लोग यूपी टेट या यूपी पुलिस जो भी चीज़ें देखते हैं यूपी अपने राज्य में, तो वहाँ यूपी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये गोमती नदी से भी प्रश्न बनता है। क्या बनता है, देखिए गोमती नदी जो है कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है इसी गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, तो प्रश्न एक बनता है कि गोमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो गोमती नदी का उद्गम स्थान जो है वो गोमत ताल है। कहाँ पर है, गोमत ताल, पीलीभीत। तो गोमती नदी का उद्गम स्थान गोमत ताल, पीलीभीत। फिर वह निकलती है, ठीक है, फिर वह किस नदी से जाकर मिलती है, यह भी प्रश्न पूछता है। तो गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है और गाजीपुर में आकर यह क्या करती है, गंगा नदी से मिल जाती है। तो एक प्रश्न यह भी बनता है कि गोमती नदी गंगा नदी से किस जिले में आकर मिलती है, तो उत्तर हो जाता है आपका गाजीपुर जिले में। ठीक है ना, और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, पॉइंट देखिए, कुंभ मेला से संबंधित प्रश्न बनते हैं। कुंभ मेला से नदी से क्या प्रश्न बनेगा, जो भी कुंभ मेले लगते हैं वो किसी नदी के किनारे ही लगते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को देखिएगा। आपको पता है जो कुंभ होता है प्रत्येक 12 साल पर लगता है, जो महाकुंभ, फिर अर्धकुंभ, कई चीजें होती हैं। तो भारत में जो कुंभ मेला है वो 4 जगहों पर लगता है। कौन कौन सी जगह हैं, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। इन 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार मतलब उत्तराखंड, प्रयाग मतलब उत्तर प्रदेश, उज्जैन मतलब मध्य प्रदेश, नासिक मतलब महाराष्ट्र। इन 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। पॉइंट क्या बनता है कि हरिद्वार में जो कुंभ मेला लगता है वो किस नदी के किनारे,
गंगा नदी के किनारे। प्रयागराज, इलाहाबाद पुराना नाम, यहाँ पर जो कुंभ मेला लगता है वो किस नदी के किनारे? तो यह संगम पर लगता है, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर लगता है। ठीक, फिर उज्जैन में जो कुंभ मेला लगता है वो किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, और नासिक में जो कुंभ मेला लगता है वो किस नदी के किनारे? तो गोदावरी नदी के किनारे। ठीक, इस पॉइंट को याद रखेंगे आप, प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। किस लैंग्वेज से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप इससे नोट्स बनाइए स्क्रीनशॉट लेकर और अपने से वन लाइनर लिखिए, तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। देखिए, अभी कोविड की वजह से भर्तियां रुकी हुई हैं, लेकिन भर्तियां जब आएंगी तो एकाएक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तेज़ी से आएंगी। अगर इस समय को आप सदुपयोग नहीं कर पाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आपके हाथ से चांस छूट जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि यह विपरीत समय जो है इसका उपयोग करें, अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करके अधिक से अधिक हम तैयारी करें कि भर्ती आए तो हम लग जाएं, तुरंत हमारा एक चांस में हो जाए कहीं ना कहीं। क्योंकि देखिए, चुनाव भी आने वाला है प्रदेश में, तो भर्तियां उससे पहले आती हैं चुनावी मुद्दा के अंतर्गत। ठीक है, तो आपका लेखपाल हुआ, बीडीओ हुआ, ठीक है, और कई पुलिस का भी फॉर्म आने वाला है। उसके बाद शिक्षक भर्ती आपकी 50 से 55 हज़ार आने वाली है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप मेहनत करिए। कोचिंग संस्थाएं बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहाना चाहिए कि नहीं पढ़ना है तो आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मेहनत से उस समय का उपयोग करिए और मन से एकदम पढ़ जाइए कि एक बार आए और काम अपना कर लें, कि एक अस्थाई हम कुछ जॉब पा लें, फिर उसके बाद अपने सपनों के पीछे भागे। किसी का सपना होगा पीसीएस बनना, आईएएस बनना, कुछ भी हो सकता है। सपना देखना बड़ी बात नहीं है, उसको पूरा करने के लिए आप एक क्रम बनाइए, सिस्टम बनाइए, सीढ़ी बाई सीढ़ी, स्टेप बाई स्टेप वहाँ तक पहुँचिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक किया करिए, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन होता है कि चलिए हमारा वीडियो 25 लोग 50 लोग जितने भी लोग देखे, इतना लोगों को पसंद आया, लाइक किए, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। क्योंकि आपको पता है कि वीडियो बनाते हैं तो मेहनत ही है, बिना फ़ैन की गर्मी में पढ़ाते हैं, तो चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो आप इतना ही मेहनत करिए कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, जिससे लोग सब्सक्राइब करें और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।